नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट क्लाइव के विषय में, जिसको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसका छोटा सा हम लोग जीवन परिचय देखेंगे, क्या कुछ इसने किया था और इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसके जन्म की बात करें तो 1725 में इसका जन्म हुआ था, इंग्लैंड में ही हुआ था, वहीं से आया था, तो वहीं इसका जन्म हुआ रहा होगा। और इसका जो पिता था ना, ये प्रभावशाली व्यक्ति था और इसके पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसको जो है खेल कूद में बड़ा मन लगता था, तो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। इसी कारण से 1742 में लगभग 17 या 18 साल का रहा होगा, और उस समय ये जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में आ जाता है। मद्रास में इसको क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। मद्रास जो आज का चेन्नई है ना, तो वो उस समय अंग्रेजों के अधिकार में था। अंग्रेजों की वहाँ पर फैक्ट्री थी, कोठी थी, तो वहाँ पर उसको जो है क्लर्क के रूप में नौकरी मिल जाती है और बढ़िया से वहाँ अपना क्लर्क की नौकरी करना वो शुरू कर देता है। इसके बाद कर्नाटक युद्ध शुरू होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 1746 से। तो जिस समय कर्नाटक का प्रथम युद्ध चल रहा था, तो इसने क्लाइव ने कुछ समय के लिए सेना में काम किया था, सैनिक के रूप में। और जब युद्ध समाप्त हो गया तो फिर से अपने क्लर्क वाले काम में वापस लौट गया। इसके बाद शुरू होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 1754 तक चला था, ये जो युद्ध है क्लाइव के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक क्या कहना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि इसी युद्ध में क्लाइव ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया और उससे उसका जो स्थान है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काफ़ी अच्छा हो गया। तो क्या हुआ था उसको हम लोग देखते हैं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से शुरू हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटक युद्ध पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा, तभी कर्नाटक युद्ध आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हम लोग कर्नाटक के युद्ध को डिटेल में नहीं देखेंगे, बस जहाँ जहाँ क्लाइव था उसी को देखेंगे। तो देखिए, कर्नाटक की युद्ध का जो कारण था ना, वो हैदराबाद और कर्नाटक, या उसको मैसूर भी बोल सकते हैं, तो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के मामले को लेकर के फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के आमने सामने हो गए। दरअसल क्या था कि दोनों जो है ना, दोनों स्थानों पर हैदराबाद और कर्नाटक में अपने अपने पक्षकारों को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया और ये संघर्ष 5 साल तक चला। तो देखो, अंग्रेजों ने क्या किया, जो हैदराबाद है वहाँ पर नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन को समर्थन दिया। तो वहीं फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब को समर्थन दिया। शुरुआत में क्या होता है, अंग्रेजों को असफलता का सामना करना पड़ता है। अंग्रेजों ने जिसका समर्थन किया था हैदराबाद में नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन, तो क्या होता है कि जो फ्रांसीसी है ना, वो अपने अपने समर्थकों के साथ इन दोनों की हत्या कर देते हैं। मतलब कि शुरुआत में अंग्रेजों को इस युद्ध में असफलता का सामना करना पड़ता है और जो फ्रांसीसी थे उन्होंने अपने अपने समर्थकों को हैदराबाद और कर्नाटक का नवाब बना दिया। नवाब या फिर सूबेदार बोल सकते हो, नवाब सूबेदार। तो देखो, कर्नाटक में चंदा साहिब, इसको फ्रांसीसी गद्दी पर बैठा देते हैं और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को। तो फ्रांसीसियों की जीत होती है शुरुआत में। अब अंग्रेज सोच में पड़ जाते हैं कि भाई क्या किया जाए, युद्ध में किस प्रकार से जीता जाए, क्योंकि जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध था ना, वो भी अंग्रेजों के पक्ष में नहीं रहा था, उसमें फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा था। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी अंग्रेजों का जो पलड़ा है वो कमजोर पड़ता नजर आ रहा था, तो अंग्रेज जो है बड़े मतलब चिंतित थे। इसी बीच क्या होता है कि जो चंदा साहिब है, जो कि फ्रांसीसियों की सहायता से कर्नाटक का शासक बन गया। तो चंदा साहिब क्या करता है, अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को तिरुचिनापल्ली में घेर लेता है। अनवरुद्दीन कौन था, ये कर्नाटक का था और अनवरुद्दीन का समर्थन अंग्रेज कर रहे थे और अनवरुद्दीन की हत्या कर दी गई थी फ्रांसीसियों द्वारा। अब क्या था कि अंग्रेज जो है ना, अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे, शासक बनाना चाहते थे। तो जो चंदा साहिब था वो जो है मोहम्मद अली को रास्ते से हटाना चाहता था, मतलब कि मोहम्मद अली नहीं रहेगा तो कोई भी उसके सामने नहीं रहेगा, इस टाइप से। तो वो जो है ना मोहम्मद अली को तिरुचिनापल्ली में घेर लेता है। तो अंग्रेज जो है टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या किया जाए।
पहले जिसको सपोर्ट कर रहे थे अनवरुद्दीन, उसकी हत्या हो गई है, अब उसके बेटे का सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको भी कर्नाटक के शासक ने तिरुचिरापल्ली में घेर लिया है, तो अंग्रेजों के सामने बड़ा दिक्कत हो जाता है। ऐसे समय में माफी चाहूंगा, ऐसे समय में क्लाइव जो कि एक मामूली सा क्लर्क होता है, वो आगे आता है और अंग्रेज अधिकारियों के समक्ष बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लोग इस युद्ध में वापसी कर सकते हैं और जो चंदा साहिब है उसको भी ठिकाने लगा सकते हैं। तो शुरुआत में मतलब सोचा गया होगा कि ये तो बिल्कुल छोटा सा क्लर्क है, लेकिन इसकी बात को सुना जाता है जब ये अपना आइडिया बताता है ना, तो ये बताता है जो अपना क्लाइव है कि अगर हम लोग अर्काट का घेरा लगा देते हैं तो चंदा साहिब तिरुचिरापल्ली से घेरा उठाने को मजबूर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ जो शब्द आ रहे हैं ना, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो क्लाइव क्या बोलता है कि अगर हम लोग अर्काट जो है ना कर्नाटक की राजधानी थी, अर्काट स्थान का नाम है, तो अर्काट कर्नाटक की राजधानी थी। तो क्लाइव बोलता है कि हम लोग जो है सीधे अर्काट चलते हैं, अर्काट को घेर लेते हैं। चंदा साहिब जो कि कर्नाटक का शासक है, अर्काट उसकी राजधानी है, वो तिरुचिरापल्ली को घेर के बैठा है। तो जब उसको पता चलेगा कि उसकी राजधानी को अंग्रेजों ने घेर लिया है, तो वो जो है तिरुचिरापल्ली से घेरा उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा। तब हमारी दूसरी टुकड़ी तिरुचिरापल्ली जाएगी और मोहम्मद अली को सुरक्षित निकाल लाएगी। तो इस टाइप से ये तरीका बताता है। तो अंग्रेज अधिकारियों को ये जो तरीका है बड़ा अच्छा लगता है और वो बोलते हैं कि तुम ही आइडिया दिए हो, तुम ही इस अभियान का नेतृत्व करोगे। तो क्लाइव के लिए बड़ा अच्छा मौका था और वो जो है ना इसको लीड करता है। अर्काट का घेरा लगाया जाता है और सच में ऐसा ही होता है। जैसे ही चंदा साहिब को पता चलता है कि अर्काट को घेर लिया गया है, तो वो जो है बिल्कुल मतलब घबरा जाता है और तिरुचिरापल्ली से घेरा डाल के जो बैठा है ना, वहां पर से अपनी सेनाएं हटाने लगता है और अर्काट की ओर बढ़ने लगता है। उधर फिर अंग्रेजों की दूसरी टुकड़ी तिरुचिरापल्ली से मोहम्मद अली को निकाल लेती है। तो जो क्लाइव है उसके सूझबूझ से अंग्रेजों को जीत मिलती है और जो फ्रांसीसी जिन्होंने जीता था शुरुआत में, उनकी जीत हार में बदल जाती है। और इस प्रकार से जो द्वितीय कर्नाटक का युद्ध है उसमें अंग्रेजों का पक्ष भारी होता है और इसमें क्लाइव का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये जो अर्काट का घेरा है ना, ये 1751 में हुआ था अर्काट का घेरा। तो अब जो है क्लाइव जो है ब्रिटिश अधिकारियों की नज़र में आ जाता है कि ये तो बड़ा योग्य व्यक्ति है और बहुत ही जल्दी क्लाइव की तरक्की हो जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लाइव का एक बड़ा स्थान बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे। तो ये सब तो वही था। आगे देखते हैं। तो क्लाइव को मिली इस सफलता से उसकी योग्यता को सिद्ध कर दिया और बहुत ही जल्दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में उसने प्रमुख स्थान बना लिया। इसके बाद हम लोग सीधे आते हैं 1757 में। तो देखिए जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध था वो तो 54 में समाप्त हो गया। तो इसके बाद 1757 का समय आता है प्लासी का युद्ध वाला समय। तो देखिए मैंने बताया था कि 1756 में जो तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध अर्थात तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया था और कलकत्ता में जो अंग्रेज थे वो किलेबंदी कर रहे थे क्योंकि उनको डर था फ्रांसीसी आक्रमण कर देंगे। और जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसने उनको रोका कि तुम जो है कलकत्ता की किलेबंदी नहीं कर सकते, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों को कलकत्ता छोड़ करके भागना पड़ा और वो लोग जो है मद्रास संदेश भिजवाते हैं कि इस तरह से हमको जो है बंगाल के नवाब ने भगा दिया है। तब मद्रास में क्लाइव होता है, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव और उसके साथ एक और व्यक्ति था वाटसन, इन दोनों के नेतृत्व में एक बड़ी सेना मद्रास से बंगाल भेजी जाती है और फिर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया जाता है। इसके बाद फिर प्लासी का युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है, बाद में उसको मार दिया जाता है। और ये जो प्लासी का युद्ध था, कलकत्ता को फिर से जीता गया, इसमें नेतृत्व करने वाला क्लाइव था। इसके बाद 1757 में क्लाइव को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है जो कि 1760 तक बंगाल में नवाब के पद पर काम करता है। और इस बीच ना क्लाइव उसने बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश की। अंग्रेजों को कई सारे व्यापारिक विशेषाधिकार दिलवाए बंगाल के नवाब से। और इस बीच ना जो क्लाइव था उसने बंगाल के नवाब से बहुत सारा धन भी प्राप्त किया। क्लाइव के पास बहुत पैसा था और वो 1760 में इंग्लैंड वापस चला जाता है और वापस जाने के बाद भी उसने भारत में ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि उसको अच्छा खासा अमाउंट मिलता रहे। तो 1757 से 1760 तक बंगाल में गवर्नर के रूप में काम किया था क्लाइव ने और इसको जो है प्रथम कार्यकाल बोला जाता है क्लाइव का, पूछा जाता है ये। इसके बाद देखिए जो क्लाइव था ये तो बता दिया मैंने।
क्या दिया है, ये भारत पर 27 था। हाँ, इसके बाद देखिए बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया था, और इस समय क्लाइव कहाँ था, इंग्लैंड में था। 1757 से 1760 तक तो बंगाल में था, 60 में वो इंग्लैंड चला गया। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें कैप्टन जो मुनरो है उसने नेतृत्व किया था बक्सर का युद्ध। अब जब बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं, तब अंग्रेज अधिकारियों को लगता है कि फिर से क्लाइव को बुलाया जाए। तो क्लाइव को फिर से 1765 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके बंगाल बुलाया जाता है, और क्लाइव बंगाल वापस आता है, गवर्नर का चार्ज लेता है। सारी स्थितियों को समझने के बाद वो इलाहाबाद में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ समझौता करता है, और इन समझौतों के तहत अंग्रेजों की स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। एक तरह से ये लगने लगा था कि कभी भी अंग्रेज बंगाल पर अपना पूर्णतः प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लाइव जो है बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत करता है, मतलब कि राजस्व वसूली का काम क्लाइव अंग्रेजों के पास सुरक्षित रखता है, और जो सामान्य प्रशासनिक कार्य है वो बंगाल के नवाब के पास छोड़ता है। तो ये जो है ना क्लाइव की सूझबूझ थी कि वो इस टाइप की शासन व्यवस्था की शुरुआत करता है, जिससे अंग्रेजों के पांव भारत में और मजबूत हो जाते हैं। मैंने जो इलाहाबाद की संधि का जिक्र किया था, तो उसके तहत ना क्लाइव जो मुगल बादशाह था उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेता है। मतलब कि क्लाइव अपनी सूझबूझ से मुगल बादशाह शाह आलम को मना लेता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूली का कार्य अंग्रेज करेंगे, बदले में 26 लाख रुपए मुगल बादशाह को देना तय होता है। इसके अलावा जो अवध का नवाब था उससे 50 लाख रुपए बक्सर के युद्ध के हार जाने के रूप में वसूल किया जाता है, और साथ ही साथ अवध क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार का अधिकार भी दिलवा देता है। कौन? क्लाइव। तो क्लाइव जो है 1765 से 1767 तक बंगाल में गवर्नर के रूप में कार्य करता है। ये उसका दूसरा कार्यकाल था। 1767 में वह वापस चला जाता है, और 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर लिया था। ध्यान रखें, इसने आत्महत्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। ऐसा बताया जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए कि उसने जो है भारत में जाकर काफी अत्याचार किए थे, कई सारे अनैतिक कार्य किए थे। तो इन सब चीज़ों से जो क्लाइव है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और 1774 में लगभग 50 वर्ष की आयु रही होगी, 49-50 वर्ष, तो ये सुसाइड कर लेता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है। और इसको जो है ना रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव के संबंध में ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।